Hello everyone, this is your revision video of geography for annual examination. So your first topic is classification of natural resources. Natural resources को classify किया गया है on the basis of origin, on the basis of development and use and on the basis of stock and distribution. So on the basis of origin, natural resources are of two types, biotic and abiotic. Biotic means living and abiotic means non-living. देन डेवलपमेंट एंड यूज़ के बेसिस पे टू टाइप्स के हैं, पोटेंशियल एंड एक्चुअल, एंड स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे नॉन रिन्यूएबल एंड लोकलाइज्ड, रिन्यूएबल एंड यूबिक्विटस. सो बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज. बायोटिक मीन्स जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि एनिमल से जो चीज़ें हमें मिलती है, प्लांट्स से जो चीज़ें हमें मिलती है, वो होती है बायोटिक रिसोर्सेज. जैसे एनिमल से हमें मिल्क, वूल, लेदर, ये सब चीज़ें मिलती है. प्लांट्स से भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. सो वो होगा बायोटिक रिसोर्सेज. सभी बायोटिक रिसोर्सेज कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन और रीजनरेशन के लिए. एक स्पेसिफिक पीरियड में उनका रिप्रोडक्शन भी होता है और रीजनरेट भी हो सकते हैं वो. अबायोटिक रिसोर्सेज जो हमें नॉन लिविंग या फिजिकल एनवायरनमेंट से मिलता है. फिजिकल एनवायरनमेंट में जैसे कि वाटर, एयर, सॉइल, लैंड, रॉक्स, मिनरल्स, ये सारे एग्जांपल है अबायोटिक रिसोर्सेज के. अबायोटिक रिसोर्सेज जैसे कि वाटर और एयर जो है वो रिन्यूएबल है, लेकिन कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं. देन आता है पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज. पोटेंशियल रिसोर्सेज मीन्स वो हमारे रीजन में एग्जिस्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन वो हमें फ्यूचर में यूज़ आ सकते हैं. अभी इतना हमें उन्हें फुल पोटेंशियल से उन्हें डेवलप नहीं किया गया है. जैसे कि एग्जांपल है रिवर. जो रिवर ब्रह्मपुत्र है वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर में फ़्लो करती है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी डैम कंस्ट्रक्ट नहीं किया हुआ है. अगर उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट हो गया डैम, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो रिवर एक बून हो जाए असम के लिए है, जो कि फ़िलहाल एक कर्स है, क्योंकि वहाँ पर बार बार फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है. सो हम ये कह सकते हैं कि रिवर एक पोटेंशियल रिसोर्स है इंडिया के, स्पेशली फॉर असम के लिए. एक डिटेल्ड सर्वे की रिक्वायरमेंट है पोटेंशियल रिसोर्स को कम्प्लीटली डेवलप करने के लिए, ताकि उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को इस्टेब्लिश किया जाए. देन एक्चुअल रिसोर्सेज जो कि एक्चुअली हम जिन्हें अभी यूज़ कर रहे हैं थ्रू डिटेल्ड सर्वे, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमें पता है. जैसे कि आयरन और है, कोल डिपॉजिट्स है इंडिया में, ये एक्चुअल रिसोर्सेज हैं. A reserve is a portion of actual resource which can be profitably developed with the available technology. देन आते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि इनएग्जॉस्टिबल होते हैं, हम उन्हें एग्जॉस्ट नहीं कर सकते अगर हमने उन्हें कंटिन्यूसली यूज़ किया. उसमें इंक्लूडेड है सनलाइट, वाटर, विंड, सैंड एक्सेट्रा. कुछ रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं सप्लाई में और वो डिमिनिश हो सकते हैं यूज़ करने के बाद, बट कुछ रिप्रोड्यूस और रीजनरेट हो सकते हैं कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एग्जॉस्टिबल होते हैं या नॉन रिन्यूएबल होते हैं जो कि कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हम उन्हें रिप्लेस नहीं कर सकते वापस से. इसमें इंक्लूडेड है आयरन, माइका, कॉपर, फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल एक्सेट्रा. कुछ मिनरल्स जो है जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये रिसाइकल हो सकते हैं क्योंकि एक टेक्नोलॉजी आ चुकी है उसकी वजह से. फॉसिल फ्यूल्स को रिसाइकल नहीं किया जा सकता है. देन आते हैं लोकल रिसोर्सेज एंड लोकलाइज्ड एंड यूबिक्विटस रिसोर्सेज. लोकलाइज्ड रिसोर्सेज जो कि अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस पे ही ये हमें मिलते हैं. जैसे कि मिनरल से कोल, पेट्रोलियम, आयरन और ये एक स्पेसिफिक एरियाज़ में ही होते हैं, सभी जगह नहीं होते हैं. यूबिक्विटस रिसोर्सेज सभी जगह होते हैं. विंड है, सनलाइट है, सॉइल है, एयर है, वाटर है, ये हमें सभी जगह मिलते हैं, तो ये होते हैं यूबिक्विटस रिसोर्सेज. नेक्स्ट टॉपिक है मिनरल्स. मिनरल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि हार्डनेस, कलर, स्ट्रिक कलर, लस्टर, क्लीवेज. ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है मिनरल्स की. नाउ टाइप्स ऑफ मिनरल्स. ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन मिनरल्स को क्लासीफाई किया गया है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स में. मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जो कि हमें मेटल्स जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, इनसे हमें जो मिनरल्स मिलते हैं वो होते हैं मेटेलिक मिनरल्स. ये फाउंड होते हैं एज ओर्स में. कुछ मेटेलिक मिनरल्स इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से भी मिलते हैं. नॉन मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जिसमें कि इंक्लूडेड है लाइमस्टोन, सल्फर, पोटाश, नाइट्रेट, माइका, जिप्सम एक्सेट्रा. नॉन मेटेलिक मिनरल्स हमें सेडिमेंट्री रॉक्स से मिलते हैं. कुछ मिनरल्स एल्यूवियल डिपॉजिट्स भी होते हैं रिवर बेड्स में.
मेटेलिक मिनरल्स को भी फिर फर्दर क्लासीफाई किया गया फेरस एंड नॉन फेरस में। फेरस मिनरल्स वो जिसमें कि आयन होता है, जैसे कि आयन और मैंगनीज एट्सेट्रा, और नॉन फेरस मिनरल्स वो जिनमें कि आयन नहीं होता है, जैसे कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा। देन आती है माइनिंग। माइनिंग क्या होता है? मिनरल्स आर प्रेजेंट एज ओर्स इन दी रॉक्स। मिनरल्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? ओर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं रॉक्स के अंदर। तो जो डिगिंग आउट होती है मिनरल्स की या मेटल्स की फ्रॉम डीप डाउन दी अर्थ्स क्रस्ट इज नॉन एज माइनिंग। तो जब उन्हें ये अर्थ में बहुत डीप में होते हैं, तो जब इन्हें डीप फ्रॉम अर्थ से डिग आउट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है माइनिंग। मिनरल बरीड होते हैं डिफरेंट लेयर्स में। अर्थ में डिफरेंट लेयर्स होती है, वहाँ पर मिनरल्स बरीड होते हैं। तो उन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना डिफरेंट लेयर्स से या अर्थ के डेप्थ से, उसमें डिफरेंट मेथड्स लगती है। वो मेथड्स कौन कौन सी होती है? क्वेरिंग, ड्रिलिंग और माइनिंग। क्वेरिंग माइंस क्लोज टू द सरफेस आर कॉल्ड क्वेरीज। जो माइंस सरफेस के, अर्थ सरफेस के क्लोज होती है, पास में होती है, उन्हें कहा जाता है क्वेरीज। तो जो प्रोसेस होती है एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स की फ्रॉम दिस क्वेरीज इज नॉन एज क्वेरिंग। इन क्वेरीज से जो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं क्वेरिंग। देन आती है ड्रिलिंग, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट पेट्रोलियम फ्रॉम डीप वेल्स। जो डीप वेल्स होते हैं, वहाँ से जब पेट्रोलियम को निकाला जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं ड्रिलिंग। और माइनिंग जो प्रोसेस होती है एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स की बीनेथ द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ सरफेस के बीनेथ से निकाला जाता है, वो होती है माइनिंग। माइनिंग भी टू टाइप की होती है, एक ओपन पिट माइनिंग होती है, एक शेफ्ट माइनिंग होती है। ओपन पिट माइनिंग जो शैलो डेप्थ में होते हैं मिनरल्स, उन्हें जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो वो होती है ओपन पिट माइनिंग। इसमें सिर्फ अर्थ सरफेस को रिमूव किया जाता है। और शेफ्ट माइनिंग जो ग्रेट डेप्थ में, बहुत गहराई में जो मिनरल्स होते हैं, उन्हें निकाला जाता है, तो शेफ्ट माइनिंग होती है। इसके लिए अर्थ सरफेस के अंदर एक डीप होल डिग किया जाता है, फिर उन्हें निकाला जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है मिनरल रिसोर्सेज का, कि पूरे जो कॉन्टिनेंट है उसमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल रिसोर्सेज का। कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, ऐसे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। देन आती नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ पावर। जो न्यू और ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ पावर है, जो कि अदर देन फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स के अलावा जो न्यू और ऑल्टरनेटिव सोर्सेज यूज़ किए जाते हैं पावर के लिए, उन्हें कहा जाता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ पावर। ये इनएग्जॉस्टिबल होते हैं, रिन्यूएबल होते हैं, पॉल्यूशन फ्री होते हैं। इन सोर्सेज की नीड बहुत ज़्यादा हो गई है और ये ट्रेंड में भी है पूरे वर्ल्ड में। फर्स्ट है सोलर पावर। जो सन डेली शाइन करता है, ये एक मेन सोर्स है हीट एंड लाइट का अर्थ के ऊपर। इसकी पावर को जब यूज़ किया जाता है, इसे ट्रैप किया जाता है सोलर सेल्स के थ्रू, सोलर पैनल्स के थ्रू, फिर उससे पावर जनरेट की जाती है, जिससे हमें लाइट और हीट मिलती है। मोस्टली जो ट्रॉपिकल नेशंस है वो सोलर एनर्जी यूज़ करते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए भी, लाइट्स कम्युनिटी के लिए भी, और इनसे बहुत सारी इसके जो एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि सोलर कुकर्स होते हैं, सोलर हीटर्स होते हैं, सोलर ड्रायर्स होते हैं, इनमें भी इसे यूज़ किया जाता है। इसका एडवांटेज ये है कि ये नॉन पॉल्यूटिंग है और इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ पावर है। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये एक डिफ्यूज सोर्स ऑफ एनर्जी है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यूटिलाइज करने में। नेक्स्ट आते हैं विंड पावर। जो पावर होती है विंड की, वो बहुत हेल्पफुल होती है। सेलर्स जो होते हैं, जो शिप को नेविगेट करती है, उनके लिए यूज़फुल होती है। जो फार्मर्स होते हैं वो भी इसे यूज़ करते हैं विंड फोर्स को विट मिल्स चलाने के लिए और वाटर को पंप आउट करने के लिए। प्रेजेंट टाइम्स में जो पावर है विंड की, उसे हार्नेस्ड किया गया है, उससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जा रही है विद द हेल्प ऑफ विंड मिल्स। ये विंड मिल्स तो आप लोगों ने देखी होगी, हमारे सितामों के आसपास भी बहुत जगह लग चुके हैं इसके प्लांट्स। जो क्लस्टर होते हैं विंड मिल्स को, उसे विंड फार्म कहा जाता है। और ये स्टेडी और फास्ट विंड जहाँ पर चलती है, उन प्लेसेस पे लोकेट किया जाता है इन्हें। यूजुअली ये ब्लो करती है माउंटेन पासेस में और अलोंग द कोस्ट में। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है कि ये सेफ़ है, क्लीन है और नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स ऑफ पावर है। और एक बार इसका सेटअप लग गया तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है बहुत ही लो कॉस्ट पर। इसका डिसएडवांटेज ये कि नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट करती है और ये हार्मफुल रहती है बर्ड्स के लिए, रेडियो टीवी सिग्नल्स के लिए। और सेटिंग अप जो होता है, इसका सेटअप जो होता है विंड मिल का, ये एक्सपेंसिव होता है। देन आते हैं न्यूक्लियर फ्यूल्स। यूरेनियम और थोरियम जो हैं, ये रेडियो एक्टिव मेटल्स हैं और ये न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जो स्प्लिटिंग होती है न्यूक्लियस की,
एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी स्प्लिटिंग होती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं ट्रेमेंडस न्यूक्लियर एनर्जी को थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन। ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। सो जो न्यूक्लियर पावर स्टेशंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करके। जो वास्ट यूरेनियम और थोरियम डिपॉजिट्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट है? यूएसए में, कनाडा में, रशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, ब्राज़ील और इंडिया में भी। इंडिया में जो लार्ज डिपॉजिट्स है यूरेनियम का वो राजस्थान में है और झारखंड में है। मोनोजाइट सैंड्स जो है केरला की, उसमें भी थोरियम डिपॉजिट्स है लार्ज क्वांटिटीज़ में। इसका एडवांटेज ये है कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और डिसएडवांटेज ये है कि जो हार्मफुल रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है इसका वो प्रोड्यूस होता है और वो बहुत एक्सपेंसिव भी होता है सेटअप करने के लिए। देन आती है जियोथर्मल पावर, जो हीट होती है अर्थ की उससे जनरेट की जाती है जियोथर्मल पावर। द हीट ऑफ द अर्थ इज यूज्ड टू जनरेट जियोथर्मल पावर। दिस एनर्जी इज derived फ्रॉम हॉट स्प्रिंग्स, हॉट रॉक्स इन द अर्थ's इंटीरियर एंड गीजर्स। दिस हीट इज़ यूज टू जनरेट पावर। जो हॉट स्प्रिंग्स होती हैं वो बहुत यूज़ की जाती है सेवरल ईयर्स तक, हीटिंग के लिए, कुकिंग के लिए और बाथिंग के लिए भी। इसका एडवांटेज है कि क्लीन है, इको फ्रेंडली है और ऑलवेज अवेलेबल सोर्स ऑफ पावर है। डिसएडवांटेज ये है कि ये इसकी जो लोकेशन होती है सिटी से दूर होती है और इसका ट्रांसपोर्ट जो होता है पावर का वो ह्यूज होता है। टाइडल पावर, जो एनर्जी टाइड्स की होती है, ओशंस में जो टाइड्स क्रिएट होती है उसकी एनर्जी को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। इस एनर्जी को हम कहते हैं टाइडल एनर्जी। डैम्स बिल्ड किए जाते हैं, नैरो ओपनिंग्स जो होती है सी की वहाँ से जनरेट की जाती है टाइडल एनर्जी। एनर्जी जब हाई टाइड्स की टर्न करती है टर्बाइंस को, ग्रेट फोर्स से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और उसे फिर ट्रैप किया जाता है। एडवांटेज ये कि नॉन पॉल्यूटिंग और इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ पावर है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसे हार्नेस करना डिफ़िकल्ट है और ये जो वाइल्ड लाइफ होती है उसके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करती है। देन आती है बायोगैस। ये गैशियस फ्यूल है एंड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक एनिमल डंग, किचन वेस्ट, डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल। जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जैसे काऊ डंग हो गया, किचन का जो हमारा वेस्ट निकलता है, वेजिटेबल पिल्स निकलते हैं, फ्रूट पिल्स निकलते हैं, डेड प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं वो सबको यूज़ किया जाता है, उन्हें डिकम्पोज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर। जब इवोल्यूशन हुआ था मैनकाइंड का तो लोगों ने वर्क करना स्टार्ट किया वेरियस वेज में ताकि वो अपना लाइवलीहुड को अर्न कर सके, अपने जीवन को अच्छे से गुजार सके। उसके लिए उन लोगों ने काम करना शुरू किया। अदर देन हंटिंग एंड गैदरिंग फूड, दे स्टार्टेड फिशिंग एंड बिगैन टू थिंक अबाउट रियरिंग एनिमल्स एंड फार्मिंग। हंटिंग गैदरिंग तो करते ही थे वो, हम लोगों ने पढ़ा अर्ली ह्यूमंस क्या करते थे, हंटिंग करते थे और फूड गैदर करते थे। बाद में धीरे धीरे उन्होंने फिशिंग करना भी स्टार्ट किया, फिर उन्होंने एनिमल रियरिंग करना भी स्टार्ट किया, फार्मिंग करना स्टार्ट किया। तो इन सब एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। उसमें हंटिंग गैदरिंग भी हो गई, फिशिंग भी हो गई, रेयरिंग भी हो गई, फार्मिंग भी हो गई। ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती है सबको कंबाइंडली हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं। जो कमिंग हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन का, न्यू टेक्नोलॉजी का, एग्रीकल्चर ने अपनी इम्पोर्टेंस नहीं खोई। इसकी बजाय ये एक मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि हमारी कंट्री में होती है। हमारी कंट्री मेनली इकोनॉमिक इस पर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करती है। एट प्रेजेंट में जो 70% इंडियंस है वो एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व है। एग्रीकल्चर हमारा फाउंडेशन है हमारी इकोनॉमी का। ओके, ना फार्म सिस्टम, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एक सिस्टमेटिक वे में किया जाता है जिसमें इनपुट लगाए जाते हैं, एफर्ट्स अप्लाई किए जाते हैं और बाद में आउटपुट में क्या निकलता है, प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं हमें सर्टेन प्रोसेसेस के थ्रू। इनपुट में क्या क्या चीज़ें होती है, इनपुट आउटपुट तो आप लोग समझते हैं, कंप्यूटर आप लोग करते हैं, तो आप जो भी चीज़ें अंदर डालेंगे वो इनपुट हो गई और उससे जो रिजल्ट बाहर आएंगे दैट इज़ आउटपुट। तो इनपुट में हो गया हम लोगों ने सीड्स लगाए, लेबर लगा, फर्टिलाइजर्स यूज़ किए, मशीन्स यूज़ की, ये सारे हो गए इनपुट। देन जो प्रोसेस इन्वॉल्व्स होते, टेलिंग ऑफ लैंड, वीडिंग, सोइंग, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग द क्रॉप, ये सारी प्रोसेसेस हो गई। देन आउटपुट क्या निकलेगा, क्रॉप हार्वेस्ट होगी, मिल्क मिलेगा हमें, मीट मिलेगा, वुल मिलेगा, पोल्ट्री मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हो गई आउटपुट। इनपुट फिर 2 टाइप्स के होते हैं। एक फिजिकल इनपुट होते हैं जैसे कि सॉइल हुई, लैंड हुआ, टेम्परेचर, सनशाइन, रेनफॉल, ये सारे तो फिजिकल इनपुट्स हो गए। और एक ह्यूमन इनपुट्स भी लगते हैं जैसे कि हम लोगों ने सीड्स यूज़ किए, फर्टिलाइजर्स यूज़ किए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ यूज़ की, मशीन्स यूज़ की, लेबर लगी, ये सारी चीज़ें ह्यूमन इनपुट्स हो गए। ओके, फिगर में बताए हैं 4A 4B। इनपुट लगा कि मशीन्स लगी, सीड्स लगी, केमिकल्स यूज़ किए, प्लोइंग किया, इस पर कुछ प्रोसेसेस लगती है और आउटपुट में क्या मिला, हमें क्रॉप्स मिल गई।
ऐसे अभी नेचुरल इनपुट और ह्यूमन इनपुट बताए गए। अब ये सनशाइन जो आ रही है, सनलाइट आ रही है, रेनफॉल आ रही है, टेम्परेचर है, सॉइल है, ये सारे तो फिजिकल इनपुट्स हो गए, नेचुरल इनपुट से हमें नहीं लगाने पड़ रहे, ये ऑटोमेटिक मिल रहे हैं हमें। लेकिन ह्यूमन इनपुट्स लगे, स्टोरेज किया, लेबर यूज़ किया, मशीनरी यूज़ की, केमिकल्स यूज़ किए, तो ये सारे ह्यूमन इनपुट है, ये हमें लगाने पड़ रहे हैं। ओके। देन फार्म इन इंडिया, इसमें जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या होते हैं इंडिया में, फार्मिंग को लेकर गवर्नमेंट क्या करती है। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं वो ब्लॉग्स बनाते हैं, एडवाइस देते हैं फार्मर्स को कि कौन सी मॉडर्न मेथड्स यूज़ करनी है एग्रीकल्चर के लिए। गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है क्रेडिट्स फार्मर को, ताकि वो एग्रीकल्चर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाती है, बैंक्स बनाए जाते हैं, ताकि वो फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कर सकें। हाई यील्डिंग सीड्स इंट्रोड्यूस कराया जाते हैं ताकि बेटर प्रोड्यूस हो। इलेक्ट्रिसिटी रेट्स जो होते हैं वो भी रिड्यूस किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि फार्मर्स अच्छे से ट्यूबवेल्स वगैरह रन कर सके, उन्हें पानी इजीली अवेलेबल हो जाए, मशीन से वो लोग इजीली यूज़ कर सके। हाई टेक्निक मशीन्स जो होती है वो इंट्रोड्यूस की जाती है, ताकि उन्हें बुलक्स, हुज, सिकल्स ये सब रिप्लेस कर दिए, अब मशीन्स आ गई हैं, मैनुअल लेबर कम लगता है। सो प्रोड्यूस को इमीडिएटली कलेक्ट किया जाता है। जो प्रॉपर मेडिकल केयर अवेलेबल की जाती है लाइव स्टॉक के लिए, जैसे कि वेटेनरी हॉस्पिटल्स ओपन किए गए। वेटेनरी हॉस्पिटल्स कौन से होते हैं, जो कि एनिमल के डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर फॉर एनिमल्स, उन्हें वेटेनरी कहा जाता है। एडवाइस दी जाती है क्वालिटी और क्वांटिटी फोडर की एनिमल्स के लिए, कि कौन सी क्वालिटी के, कौन से क्वांटिटी के फोडर्स एनिमल्स को खिलाने हैं, ताकि वो फार्मर को वो लोग प्रोवाइड करते हैं। ओके।